हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर में हम लोग 2024-25 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है मैकआउट यूनिवर्सिटी में वो सॉल्व करेंगे। देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरपी इन मटेरियल मैनेजमेंट। सो मटेरियल मैनेजमेंट में एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मटेरियल मैनेजमेंट में एमआरपी का फुल फॉर्म है मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। सो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग। एंड इसी प्लानिंग को यूज करके आप आपका इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हो। आप प्रोडक्शन कब होगा ये सेट कर सकते हो। एंड मटेरियल्स हर टाइम अवेलेबल होगा ये आप इंश्योर कर सकते हो। कौन सा चीज से? मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग से, दैट इज एमआरपी से। सो एमआरपी से आप इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हो, प्रोडक्शन शेड्यूल कर सकते हो, एंड जब भी आपका मटेरियल का नीड हो तब मटेरियल अवेलेबल रहे ये आप इंश्योर कर सकते हो। सो इसके बाद आ जाओ, व्हाट इज ईओक्यू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईओक्यू का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी पे ऑर्डर देने के बाद आपका जो कॉस्ट होगा वो आपका क्या होगा? मिनिमाइज हो जाएगा। कौन सा क्वांटिटी में ऑर्डर देने में कॉस्ट सबसे कम आएगा ये आपको कौन बोल देता है? ये आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलता है। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी ए कंपनी शुड परचेस टू मिनिमाइज द total cost associated with ordering inventory and holding inventory। EOQ में आपका ये भी आप लिख सकते हो। EOQ में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट होता है। EOQ में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट होता है। इसके बाद आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल सिस्टम दैट डिफाइंस हाउ टास्क आर डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक काम को कैसे आप डिवाइड करोगे, कैसे आप ग्रुप करोगे, कैसे आप कोऑर्डिनेट करोगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बोल देता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज एसेंशियली द फ्रेमवर्क दैट क्लैरिफाइज रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो आपका ये जो फ्रेमवर्क है वो आपको ये क्लैरिफाई कर देता है आपका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ये आपका क्लैरिफाई हो जाता है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है? किसी भी टास्क को डिवाइड करता है, ग्रुप करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड आपका रोल क्या है एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये भी आपका क्लैरिफाई कर देता है ये ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, एंड आपको गोल अचीव करने में मदद करता है। ओके, तो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JIT। देखो, JIT का मतलब बहुत ही सिंपल है। JIT का मतलब है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम, इसका थोड़ा सा और अगर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो हम क्या देखेंगे? receive materials and produce goods only as they are needed, not a moment sooner and not a moment later। मतलब आपको मटेरियल चाहिए तो आप मटेरियल रिसीव करोगे, आपको गुड्स प्रोड्यूस करना है तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे। तो आपको मटेरियल रिसीव, जब भी आपका मटेरियल का नीड होगा तभी आपको मटेरियल रिसीव करना ज़रूरी है। आपको वो मटेरियल जल्दी रिसीव नहीं होगा
एंड लेट पे भी रिसीव नहीं होगा, प्रॉपर टाइम पे रिसीव होगा। एंड जब भी आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, गुड्स प्रोड्यूस करने में आपका लेट भी नहीं होगा एंड जल्दी भी आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं करोगे। ठीक है, एकदम प्रॉपर टाइम पे होगा, यही बोलता है आपका जस्ट इन टाइम और JIT। इसके बाद आ जाओ, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखो, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विथ एंड थ्रू द पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। किसी भी काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करने का एक प्रोसेस है आपका मैनेजमेंट। वो काम किससे कराना है? आपको अलग अलग वर्कर से कराना है, अलग अलग आदमी से कराना है, जो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है उसको फुलफिल करना चाहता है, उसको अचीव करना चाहता है। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे आप किसी भी पर्सन से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली किसी भी काम को कंप्लीट करा सकते हो, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल होगा और अचीव होगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ, इसके बाद नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पार्ट एनालिसिस इन नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में पार्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है? सो वेरी सिंपल, द फुल फॉर्म ऑफ पार्ट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो। सो द फुल फॉर्म ऑफ पार्ट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसके बाद आ जाओ नंबर 7 पर। नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो, डिफाइन द टर्म मटेरियल्स मैनेजमेंट। पहले हम लोग ये देखे थे मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। अभी हम लोग देखेंगे मटेरियल्स मैनेजमेंट। डिफाइन द टर्म मटेरियल मैनेजमेंट। सो देखो, मटेरियल मैनेजमेंट इज ए फंडामेंटल फंक्शन ऑफ किसका? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये एक फंडामेंटल फंक्शन है दैट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द इंटायर फ्लो ऑफ मटेरियल। मतलब आपको मटेरियल कितना चाहिए वो आपको प्लान करके देगा मटेरियल्स मैनेजमेंट। आपको मटेरियल को कैसे यूज करना है वो आपको ऑर्गेनाइज कर देगा मटेरियल्स मैनेजमेंट। आपको मटेरियल कितना यूज करना है, मतलब कंट्रोल कितना करना है, कैसे मटेरियल को कंट्रोल करना है, वो आपको कौन बताएगा? मटेरियल्स मैनेजमेंट। सो इसीलिए बोल रहा है इंटायर फ्लो ऑफ मटेरियल्स, मतलब मटेरियल्स का ओवरऑल फ्लो का आपका प्लानिंग करके देगा, आपका ऑर्गेनाइज करके देगा, कंट्रोल कैसे करोगे वो भी बता देगा। कौन बता देगा? मटेरियल्स मैनेजमेंट। एंड ये क्या है? ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक फंडामेंटल फंक्शन है। ठीक है, फ्रॉम देयर इनिशियल एक्विजिशन टू द फाइनल कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इनिशियल एक्विजिशन का मतलब क्या है? इनिशियल एक्विजिशन का मतलब है आप जब रॉ मटेरियल परचेस करते हो एंड उसके बाद आप प्रोडक्शन करोगे, एंड प्रोडक्शन करने के बाद आप क्या करोगे? उसको फाइनली कंज्यूम करोगे और डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो रॉ मटेरियल मतलब इनिशियल एक्विजिशन से आपका फाइनल कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक ये मटेरियल्स मैनेजमेंट आपको काम पर आएगा। ये मटेरियल्स मैनेजमेंट आपको सब कुछ सिखा देगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज गंत चार्ट। गंत चार्ट क्या है? ए गंत चार्ट इज ए विजुअल टूल। A Gantt chart is a visual tool used in project management.
ये किस पे यूज होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। दैट डिस्प्लेस, जो दिखाता है, क्या दिखाता है? द प्रोजेक्ट शेड्यूल एज ए हॉरिजॉन्टल बार चार्ट अगेंस्ट ए टाइमलाइन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में दिखाता है प्रोजेक्ट का शेड्यूल। ठीक है, एक टाइमलाइन के अंदर क्या कौन दिखाता है? आपका गंत चार्ट। ठीक है, सो गंत चार्ट क्या है? आपका गंत चार्ट एक विजुअल टूल है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिस्प्ले करता है। क्या डिस्प्ले करता है? हॉरिजॉन्टल बार चार्ट एंड एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट्स इन नेटवर्क एनालिसिस? What are the different type of floats in network analysis? There are primarily 3 main types of float. ठीक है, तीनों मेन टाइप्स होता है फ्लोट का। एक है आपका टोटल फ्लोट, एक है आपका फ्री फ्लोट एंड एक है आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो आपका तीनों फ्लोट्स होता है नेटवर्क एनालिसिस पर, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है? व्हाट इज एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट? देखो, एबीसी एनालिसिस इज एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक। ये क्या है? एक टेक्निक है। किस चीज का टेक्निक है? इन्वेंटरी मैनेजमेंट का टेक्निक है। दैट क्लैरिफाइज इन्वेंटरी आइटम्स इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में ये डिवाइड करता है। वो कैटेगरीज क्या है? वो कैटेगरीज आपका ए है, बी है एंड सी है। बेस्ड ऑन देयर एनुअल कंजम्पशन वैल्यू। किसके ऊपर बेस करके ये कैटेगरी प्रिपेयर किया जाता है? आपका एनुअल कंजम्पशन वैल्यू के ऊपर बेस करके ये प्रिपेयर किया जाता है। ओके, सो अभी मैं आपको सिर्फ आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ। एंड आपका जो भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बता दीजिएगा एंड हम लोग आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अभी आ जाओ। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? So, organizational culture is the system of shared values, beliefs, assumptions, norms, practices that develops within an organization and guides the behavior of its members. So, देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसे क्रिएट होता है? आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपका कुछ बातें आप शेयर करते हो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन से। आप कुछ बिलीव्स करते हो, आपका कुछ एजम्पशंस है। ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली कुछ एजम्पशंस तो होगा, कुछ नॉर्म्स तो होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ प्रैक्टिसेस तो होगा। बहुत साल से ऑर्गेनाइजेशन जो मान के चला आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ स्पेसिफिकली एजम्पशंस, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, ये सब कुछ होगा दैट डेवलप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप हुआ है एंड जो मेंबर्स को गाइड करते हैं। मेंबर्स का बिहेवियर कैसा होगा वो गाइड करेगा कौन? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ नॉर्म्स है तो वो नॉर्म्स हर एक मेंबर्स को मानना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ प्रैक्टिस करता है तो वो प्रैक्टिस हर एक मेंबर्स को मानना पड़ेगा, तो ही वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पार्ट बने रहेगा। ठीक है, सो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? मेंशन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन पार्ट एंड सीपीएम। सो फुल फॉर्म, पहले डिफरेंस के पहले आपको क्या जानना है? फुल फॉर्म तो जानना है कि पार्ट का फुल फॉर्म क्या है। पार्ट का फुल फॉर्म है आपका प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक
एंड सीपीएम का फुल फॉर्म है आपका, सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मेथड। सो पार्ट का एंड सीपीएम का जो हम लोग बेसिस इधर लिखे हैं डिफरेंस का, तो वो देखो टाइम एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन मतलब पार्ट कैसे टाइम एस्टिमेशन करता है एंड सीपीएम कैसे टाइम एस्टिमेट करता है। पार्ट देखो, पार्ट का जो टाइम एस्टिमेशन है वो है प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या है, गिव्स ए प्रोबेबिलिटी, वो एक प्रोबेबिलिटी देता है किस चीज का, ऑफ फिनिशिंग बाय ए सर्टेन डेट। मतलब पार्ट को अगर पूछोगे तो वो बोलेगा कि देखो मैं आपको ये काम करके दूंगा 10 नवंबर के अंदर, ठीक है, ऐसा कुछ बोलेगा पार्ट। मैं आपको सपोज आप इधर अभी आप हो 2 नवंबर पर एंड आपको पार्ट बोल रहा है कि मैं आपको 10 नवंबर तक ये काम कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है, ये पार्ट बोल रहा है। मतलब पार्ट ये नहीं बोल सकता कि कौन सा डेट पे आपको ये प्रोजेक्ट और ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बोल सकता। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी दे सकता है कि आपका 10 नवंबर तक ये काम हो जाएगा। एंड सीपीएम क्या बोलता है, सीपीएम आपको ये बोलता है कि इसका जो टाइम एस्टिमेशन है ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब क्या है, गिव्स ए सिंगल डेफिनाइट कंप्लीशन डेट। मतलब अगर आप सीपीएम से पूछोगे कि आप इस वर्क को कब तक कंप्लीट करके दे दोगे, तो सीपीएम आपको बोलेगा सर आपको मैं 11 नवंबर में इस वर्क को डेफिनेटली कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। मतलब पार्ट आपको एक प्रोबेबिलिटी देता है कि इस टाइम के अंदर मैं करके दूंगा, मगर सीपीएम आपको बोलता है मैं इस दिन करके दूंगा, ठीक है, इस दिन में प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। तो टाइम एस्टिमेशन पार्ट के लिए क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक है, एंड सीपीएम के लिए क्या है, डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। अभी हम करेंगे ग्रुप बी। नेक्स्ट देखो इधर आपको 3 क्वेश्चंस करना है, एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड एक एक क्वेश्चन को आपका 5 मार्क्स मिलेगा। पहले देखो, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन मॉडल एंड प्रोडक्टिविटी। मॉडल एंड प्रोडक्टिविटी में आपका क्या रिलेशन है ये दोनों के बीच। पहले देखो, मॉडल एंड प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट एंड हाईली पॉजिटिव, इसका रिलेशन है डायरेक्ट एंड हाईली पॉजिटिव। मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब क्या है, मॉडल किसी भी वर्कर का इंक्रीज होगा तो उसका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, एंड किसी भी एम्प्लॉय का अगर मॉडल डिक्रीज होगा तो उसका प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो गया मॉडल एंड प्रोडक्टिविटी का रिलेशन। अभी आ जाओ, मॉडल का मतलब क्या है। मॉडल का मतलब ये है कि उसका ओवरऑल एटीट्यूड, सेटिस्फैक्शन, आउटलुक ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स देयर वर्क। आप खुद का काम जब करते हो तब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है उस काम करने में, आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स दिस वर्क, तो ये सब कुछ आपका मॉडल पे आ जाता है, ठीक है। टुवर्ड्स दिस वर्क, कॉलीग्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में आपका एटीट्यूड क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, आउटलुक क्या है, ये सब कुछ आपका मॉडल पर आ जाता है, ठीक है। एंड ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपका किस पे इन्फ्लुएंस करता है, प्रोडक्टिविटी पे इन्फ्लुएंस करता है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आपका इम्पैक्ट ऑफ हाई मॉडल। अगर आपका मॉडल हाई होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका प्रोडक्टिविटी में। देखो, मॉडल आपका हाई रहेगा तो आपका एंगेजमेंट इंक्रीज होगा एंड मोटिवेशन आपका इंक्रीज होगा। एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन जब आपका इंक्रीज होगा
तब डेफिनेटली आपका प्रोडक्टिविटी, दैट इज आपका प्रोडक्शन का आउटपुट इंक्रीज होगा एंड आपका एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप उस काम को शिद्दत से कर रहे हो, आप उस काम पे बहुत ज़्यादा एंगेज हो रहे हो, आपको मोटिवेशन मिल रहा है उस काम से। सो प्रोडक्टिविटी हाई होगा एंड आप एफिशिएंटली उस काम को कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आपका हायर क्वालिटी ऑफ वर्क। आप ही सोचो, आपका अगर मॉरल इंक्रीज रहेगा तो आप मोटिवेट रहोगे एंड आप मोटिवेट रहोगे तो आप फोकस कर पाओगे, आप क्वालिटी का ध्यान रखोगे एंड जब आप फोकस्ड रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, क्वालिटी का ध्यान रखोगे तो आपका वर्क ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा? हाई होगा एंड आपका गलती करने का चांस तब बहुत डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हायर क्वालिटी ऑफ वर्क। सो मॉरल आपका इंक्रीज होगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा? जो आप काम करते हो उसका क्वालिटी हाई होगा। अभी आ जाओ नेक्स्ट, बेटर कोलाबोरेशन। ए पॉजिटिव एटीट्यूड fosters teamwork, open communication and a sense of community, making collaboration smoother and more effective. So देखो, आपका अगर एटीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। टीम वर्क के लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, आप ओपनली कम्युनिकेट करोगे तो ये सब कुछ आपका किस पे इफेक्ट करेगा? ये सब कुछ आपका कोलाबोरेशन पे इफेक्ट करेगा। आप कोलाबोरेटली टीम वर्क कर सकते हो एंड प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। आप ही सोचो, आप अगर मोटिवेटेड रहोगे, आपका मोरल अगर इंक्रीज रहेगा, आप काम पे फोकस रहोगे, आपको काम करने में मजा आ रहा है, तो आप क्यों एब्सेंट करोगे? सो एब्सेंटिज्म रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि आपको मजा आ रहा है काम करने में, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल रहा है काम करने में, तो आपका एब्सेंटिज्म रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ ग्रेटर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब भी किसी भी एम्प्लॉय का जब भी मॉरल हाई होता है, वो साइकोलॉजिकली क्या फील करता है कि वो सेफ है, वो साइकोलॉजिकली सेफ है। किस चीज के लिए? टू शेयर न्यू आइडियाज एंड टेक कैलकुलेटेड रिस्क व्हिच कैन लीड टू इनोवेशन। उसका दिमाग में बहुत सारा आइडियाज आता है मगर वो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसका मोरल लो है। आपका मोरल अगर इंक्रीज होगा तो आप वो सारा न्यू आइडियाज शेयर कर सकते हो एंड न्यू आइडियाज जब शेयर करोगे एंड आपका जो रिस्क है वो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आप कुछ इनोवेशन कर सकते हो, कुछ इनोवेटिव वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ, ये हो गया आपका जब मॉडल हाई रहेगा तब आपका क्या बेनिफिट मिलेगा। अभी आ जाओ मॉडल जब आपका लो रहेगा तो देखो क्या होगा। पहला, डिसएंगेजमेंट एंड रिड्यूस्ड एफर्ट। आपका मॉडल लो रहेगा, आपका जब मॉडल लो है तब आप काम पर ज्यादा एंगेज रहना नहीं चाहोगे एंड आपका जो भी एफर्ट से आपको जो एफर्ट्स देना चाहिए उस पर्टिकुलर काम को प्रॉपरली करने के लिए आप वो एफर्ट नहीं डालोगे। तो आप अगर वो एफर्ट नहीं डालोगे, आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे, आप अगर उस काम पे हैप्पी नहीं हो, अनहैप्पी हो, सो आपका प्रोडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आपका प्रोडक्टिविटी एंड एन ओवरऑल एफिशिएंसी आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद इंक्रीज्ड एरर्स एंड पुअर क्वालिटी। आपको अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आपको फोकस नहीं ठीक ठाक मिल रहा है, तब क्या करोगे?
तो फिर आप बहुत सारा मिस्टेक करोगे, एंड अगर आप मिस्टेक ज़्यादा करोगे तो क्वालिटी में तो आपका फर्क पड़ेगा ही। आपका वर्क का जो क्वालिटी है, काम करने का जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड आप एफिशिएंट से उतना काम नहीं कर पाओगे। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद हायर एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। आप ही सोचो, आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है काम पर, एंड आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, ठीक से आपको काम करने का मन नहीं हो रहा है, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप मोर सिक डेज एंड लीव, मतलब आप बहुत सारा दिन सिक डेज के तौर पर, लीव लेने के तौर पर एब्सेंट रहोगे। सो एब्सेंटिज्म इसीलिए क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, एंड जब भी एब्सेंटिज्म इंक्रीज होगा सो आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या होगा? लो रहेगा। प्रोडक्टिविटी का रेट आपका लो रहेगा, एंड जो प्रोडक्टिविटी से कॉस्ट एसोसिएटेड है, कॉस्ट जुड़ा हुआ है, वो आपका हाई हो जाएगा। सो आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लो रहेगा, एंड आपका जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आपका कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पुअर टीम वर्क। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पुअर टीम वर्क, देखो, तो आपका अगर एटीट्यूड नेगेटिव रहेगा, आप अगर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट करोगे, वो काम करने का आपका कोई मन नहीं है, तो आप एक साथ आप प्रॉपर टीम वर्क नहीं कर सकते हो, एंड आपका कॉन्फ्लिक्ट भी उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका मन नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही टीम पर। आपका कॉन्फ्लिक्ट कौन सा आएगा? इंटर टीम एंड इंट्रा टीम पर, ठीक है। इंट्रा टीम मतलब क्या है? टीम के अंदर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंड इंटर टीम मतलब कोई दूसरा टीम जो आपका सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि आप नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हो, आपका काम करने का मन नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज होगा ही। अभी देखो, इन समरी मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इम्प्रूविंग वन टेंड्स टू इम्प्रूव अदर, ठीक है। आप अगर आपका मॉरल इंप्रूव करोगे तो आपका प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस जॉब सेटिस्फेक्शन। ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है? देखो, आपका दो मेन फैक्टर थे, हार्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, दैट इज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ठीक है। देखो, तो व्हिच डिवाइड देम इनटू टू डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट कैटेगरीज, राइट। एक है आपका मोटिवेटर फैक्टर्स। मोटिवेटर फैक्टर्स क्या है? ऐसा फैक्टर्स जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये है आपका मोटिवेशन फैक्टर। दैट इज आपका फर्स्ट जो है आपका अचीवमेंट। आप ही सोचो, आपको अगर कोई अचीवमेंट मिलेगा काम पर तो आप मोटिवेटेड रहोगे ना। तो द सेंस ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग चैलेंजिंग टास्क एंड सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ वंस एफर्ट्स, ये क्या है? ये है आपका अचीवमेंट। तो आप ही सोचो, अचीवमेंट आपको जब मिलेगा, आपको एक बहुत चैलेंजिंग काम पे रखा गया है, एंड वो चैलेंजिंग काम आप प्रॉपरली सक्सेसफुली अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपका एक अचीवमेंट होगा ना। तो अचीवमेंट मिलता है, ये आपका मोटिवेटर फैक्टर से। अभी आ जाओ द वर्क इटसेल्फ, मतलब आप जो काम कर रहे हो वो काम अगर इंटरेस्टिंग होगा, वो काम अगर चैलेंजिंग होगा, वो काम अगर करने में आपको मजा आ रहा है, आपको बहुत सारा अच्छा ऑफर मिल रहा है वो काम करने के लिए, सो आप क्या करोगे? आप आपके फुल स्किल एंड एबिलिटी उधर डाल दोगे। वो काम को प्रॉपर वे में फुलफिल करने के लिए आप आपका सारा स्किल्स, सारा एबिलिटीज उस पर डाल दोगे, ठीक है। तो ये भी आपका एक मोटिवेटर फैक्टर्स हो गया। इसके बाद आ जाओ
रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। कैसे मोटिवेशन मिलेगा? देखो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, आप इस वीडियो को देखकर अच्छा रिजल्ट करोगे, आप एग्जाम में लिख पाओगे, आप ठीक ठाक समझ पाओगे ये कॉन्सेप्ट्स को। एंड आप जो कमेंट्स करोगे कमेंट सेक्शन पे कि आपको समझ में आ गया है, ये हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। और ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वीडियो हम प्रोवाइड करें। तो देखो मोटिवेशन जब आ रहा है तो हम लोग को क्या करना है? वीडियो तो प्रोवाइड करना ही है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी मोटिवेशन का एक फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप उतना मोटिवेटेड नहीं रहोगे। सपोज आप कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वीडियो डाल रहे हो यूट्यूब पर एंड आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है, तो कैसे होगा? सो मोटिवेशन का एक फैक्टर्स है, मोटिवेटर फैक्टर्स के अंदर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद एडवांसमेंट और ग्रोथ। एडवांसमेंट और ग्रोथ, इससे क्या हमको पता चल रहा है? देखो अगर आपके पास आपका ऑर्गेनाइजेशन में कैरियर प्रोग्रेशन का कोई चांस है, ट्रेनिंग का कोई चांस है एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोई चांस है, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा मोटिवेशन, ठीक है, क्योंकि आपका सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आपका मोटिवेशन जरूर आपको मिलेगा। ये भी मोटिवेटर्स फैक्टर का ये पार्ट हो गया। ओके एंड ये सब फैक्टर्स आपका क्या इंक्रीज करता है? आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है ये सब फैक्टर्स। अगर ये सब फैक्टर्स नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन डज नॉट नेसेसरीली कॉज स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन। ये सब अगर नहीं भी होगा तो उतना भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं क्रिएट होगा। अगर ये सब होगा तो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, मगर ये सब कुछ नहीं होगा तो उसके वजह से डिससेटिस्फैक्शन भी उतना नहीं होगा। ये है आपका मोटिवेटर फैक्टर्स, जिससे आपका सेटिस्फैक्शन तो इंक्रीज होगा। अगर ये सब कुछ है, अगर नहीं होगा तो भी आपका उतना डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आपका जो है सेकेंड हाइजीन फैक्टर्स। ये आपका सोर्सेज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। मतलब क्या है? मतलब ये जो हाइजीन फैक्टर्स है ना, ये नेसेसरी है टू मेंटेन ए मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, बट दे डू नॉट एक्टिवली मोटिवेट। ये आपको एक्टिवली मोटिवेट नहीं कर पाएगा, मतलब मगर ये अगर होगा तो आपका मिनिमम जो सेटिस्फैक्शन लेवल वो रहेगा। एंड इसका एब्सेंट में ये अगर नहीं रहेगा ये सब फैक्टर, तो आपका थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन तो अब होगे ही होगे, एंड आपका थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन तो होगा ही। तो इसके बाद आ जाओ, इसके बाद इसका पॉइंट देखते हैं, सैलरी एंड बेनिफिट्स। आप ही सोचो आप क्यों काम कर रहे हो? आप कोई भी काम अगर कर रहे हो तो वो सैलरी के लिए, राइट? क्योंकि हम लोगों को सभी को पैसा चाहिए, तो सैलरी के लिए काम कर रहे हो। सो सैलरी एंड बेनिफिट्स अगर होगा तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड ये आपका मिनिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है, इंक्रीज करने का उतना मोटिवेशन करने के लिए नहीं, ये आपका मिनिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है जो आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि सैलरी एंड बेनिफिट्स अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप क्यों काम करोगे? सो फेयर एंड कॉम्पिटिटिव कॉम्पेंसेशन एंड ए कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स ऑफ पैकेज, ये आपको मिनिमम आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है। एंड ये अगर नहीं मिलेगा
तो आप डेफिनेटली आपको डिससेटिस्फैक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। सो इसके बाद आ जाओ वर्किंग कंडीशंस। आप ही सोचो, आप जहाँ पर काम करते हो वो अगर सेफ नहीं होगा तो, वो अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो, वो अगर क्लीन नहीं होगा तो, वो अगर वेल मेंटेन नहीं होगा तो ये सब कुछ होना चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए, ये आपका एक मिनिमम सेटिस्फेक्शन लेवल है। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो आपको तो डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक मिनिमम सेटिस्फेक्शन है, मिनिमम सेटिस्फेक्शन, मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का अगर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर नहीं है, कॉन्सिस्टेंट नहीं है, कि आज ये बोल रहा है कल वो बातें चेंज कर दे रहा है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है वो फेयर नहीं है, तो आप कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर सकते हो? ठीक है, तो इससे तो आपको डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा ही। तो इसके बाद आ जाओ सुपरविजन। The quality of the relationship with the immediate supervisor, employees prefer supportive, competent and fair leadership. आप ही सोचो, आपको जो सुपरवाइज कर रहा है, आप क्या चाहोगे? वो सपोर्टिव होगा, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट होगा एंड वो लीडरशिप फेयर होगा। ठीक है, तो वो अगर अच्छा इंसान होगा जो आपको सुपरवाइज कर रहा है, वो अगर सपोर्टिव होगा तो उसका लीडरशिप में आप भी आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये नहीं मिलेगा तो आप तो डिससेटिस्फाई हो गए ही ना। तो इसके बाद आ जाओ इंटरपर्सनल रिलेशंस। Positive and supportive relations with the colleagues, peers, fostering a sense of teamwork and belonging. आपका अगर पॉजिटिव एंड सपोर्टिव रिलेशन होगा आपका टीममेट के साथ, आपका कॉलीग्स के साथ, तो ये अच्छा है। इससे आपको ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा, मतलब ये तो एक मिनिमम मोटिवेशन लेवल है ना, ये तो होना ही चाहिए। आपका अगर हर वक्त आपका कॉलीग्स के साथ, टीममेट्स के साथ आपका अगर कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा तो आप कैसे काम कर पाओगे उस एनवायरनमेंट में? तो ये एक मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, ये आपका होना ही चाहिए एंड ये आपका नहीं मिलेगा तो आप डेफिनेटली डिससेटिस्फाई होंगे ही होंगे। तो अभी आज कंक्लूजन क्या बोल रहा है देखो, फॉर हाई जॉब सेटिस्फैक्शन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फर्स्ट एड्रेस द हाइजीन फैक्टर। जॉब सेटिस्फैक्शन अगर आपको ज़्यादा मिलना है तो आपको क्या देखना है? ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना है? ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी भी एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन देना है तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले उसका हाइजीन फैक्टर ठीक करना है, डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करना है। मतलब क्या है? उसका सैलरी ठीक ठाक दो, वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ठीक रहे, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर रहे, सुपरविजन ठीक ठाक से हो, इंटरपर्सनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा रहे। तो ये सब कुछ है हाइजीन फैक्टर्स जिससे डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव कर सकते हैं एंड देन ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए क्या? प्रोवाइडिंग मोटिवेटर फैक्टर्स। पहले डिससेटिस्फैक्शन को तो रिमूव करो, उसके बाद तो मोटिवेट करोगे। मोटिवेटर फैक्टर्स टू जेन्युइनली एंगेज एंड सेटिस्फाई एम्प्लॉयज को एंगेज एंड सेटिस्फाई करने के लिए बाद में मोटिवेटर फैक्टर्स तो उसके ऊपर तो फोकस करना ही है, मगर पहले आपको क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन को हाइजीन फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना है एंड डिससेटिस्फैक्शन को रिमूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो जस्ट इन टाइम, दैट इज JIT, is a production and inventory management strategy where materials
components and finished goods are produced or delivered precisely when they are needed in the manufacturing process or by the customer and not before. तो देखो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है, आपका जब भी मटेरियल्स का नीड हो, आपका जब भी फिनिश्ड गुड्स का नीड हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो तब अवेलेबल होना चाहिए। यही है, जब भी आपका नीड हो तभी वो अवेलेबल रहे आपके पास, यही है जस्ट इन टाइम। वो पहले से भी अवेलेबल ना रहे और जब आपका नीड हो तब वो मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल ना रहे, ऐसा भी ना हो। ठीक है, तो जब भी आपका नीड हो तब आपका अवेलेबल रहे, यही है आपका जस्ट इन टाइम। तो देखो जस्ट इन टाइम का कोर प्रिंसिपल्स है। ठीक है, जस्ट इन टाइम का कुछ कोर प्रिंसिपल्स है। एक है आपका पुल सिस्टम। पुल सिस्टम का मतलब क्या है, आपका प्रोडक्शन तभी करा जाएगा सिर्फ जब आपका एक्चुअल कस्टमर डिमांड हो। डिमांड अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखो जीरो इन्वेंटरी। जीरो इन्वेंटरी का मतलब क्या है, जीरो इन्वेंटरी का मतलब है आप पूरा साल जो होल्ड करते हो ना इन्वेंटरी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको होल्डिंग चार्जेस, दैट स्टोरेज, इंश्योरेंस, ऑब्सोलेंस, ये सब बियर करना पड़ता है। तो जस्ट इन टाइम का ये भी एक गोल है कि वो होल्डिंग कॉस्ट को रिड्यूस करे, दैट इज रिड्यूस द कैपिटल एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द होल्डिंग इन्वेंटरी। तो होल्डिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना ये भी जस्ट इन टाइम का एक ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए जस्ट इन टाइम ये बोलता है कि हम ज़्यादा इन्वेंटरी होल्ड नहीं कर सकते। जब आपका प्रोडक्शन का नीड होगा, जब आपका रॉ मटेरियल का नीड होगा, जब आपका फिनिश्ड गुड्स का नीड होगा, तब सिर्फ वो मटेरियल और वो फिनिश्ड गुड्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। ये है जस्ट इन टाइम। ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए बहुत सारा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं अवेलेबल रखना, सिर्फ जितना चाहिए उतना ही अवेलेबल रहे, बस यही है जस्ट इन टाइम। बस यही है जस्ट इन टाइम का गोल। जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए एंड उससे कम भी नहीं रहना चाहिए, परफेक्ट वही उतना ही रहना चाहिए। अभी देखो इसके बाद देखो वेस्ट एलिमिनेशन। वेस्ट एलिमिनेशन का मतलब क्या है, अगर आपके पास एक्सेस इन्वेंटरी होगा, अगर आपके पास ओवर प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके बैठे हो कि उसका अभी उतना डिमांड ही नहीं है, तो कुछ समय के बाद वो तो वेस्ट हो जाएगा, दैट इज ओवर प्रोडक्शन। आपके पास इतना सारा रॉ मटेरियल है, दैट इज एक्सेस इन्वेंटरी, कि आपका उतना प्रोडक्शन में नहीं लगता है रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल तो वेस्ट हो जाएगा। सो जस्ट इन टाइम ये फोकस करता है कि किसी भी रॉ मटेरियल, किसी भी इन्वेंटरी का प्रॉपर इस्तेमाल हो सके एंड उसका वेस्ट को एलिमिनेट किया जा सके। इसके बाद देखो कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, दैट इज आपको हमेशा क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहिए एंड एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे आपका इंटायर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सके। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये JIT इस पे भी मदद करता है। सो इसके बाद देखो नंबर 5, स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशन, दैट इज आपका कोई एक्सेस रॉ मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए JIT क्या बोलता है, JIT ये बोलता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर देंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर देंगे सप्लायर के पास, एंड फ्रीक्वेंटली डिलीवरी मांगेंगे उससे, एंड हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल होगा एंड शेड्यूल आपका टाइट होगा। सो सप्लायर के साथ
स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रहना ज़रूरी है जेआईटी के साथ। एंड जेआईटी को यूज़ करने के बाद सप्लायर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तैयार होता है, क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली उससे डिलीवरी ले रहे हो, आप फ्रिक्वेंटली ऑर्डर कर रहे हो, तो सप्लायर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ, अभी ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट? देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? आपका कोई कॉम्प्लेक्स टास्क अगर होगा, कॉम्प्लेक्स वर्क अगर होगा, उस कॉम्प्लेक्स वर्क को आपको बहुत सारा टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो बहुत सारा स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करना है, एंड वो छोटा छोटा टास्क एंड बहुत सारे एम्प्लॉयज एंड इंडिविजुअल्स के अंदर बांट देना है। ठीक है, डिवाइड कर देना है। यही है आपका डिवीजन ऑफ लेबर, यही है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? आपका अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स वर्क प्रोसेस है, उसको आप क्या करते हो? छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड करते हो, एंड डिवाइड करने के बाद वो आपके पास जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, उसके अंदर आप वो छोटा छोटा टास्क को बांट देते हो। तो यही है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बाद आ जाओ एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ये तो हमको समझ में आ गया कि छोटा छोटा टास्क बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारा लेबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। मगर इसका एडवांटेजेस क्या है? इसका एडवांटेजेस बहुत सारा है। क्या है? देखो, इंक्रीज्ड स्किल। ओके, तो आप ही सोचो, आप अगर कोई भी टास्क को, सपोज जो कॉम्प्लेक्स टास्क था उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसमें से पार्ट ए मिला मुझको, एंड मैं हर वक्त जब पार्ट ए को ही करते रहूँगा, मैं सिर्फ टास्क ए को ही करूँगा, तो मेरा जो स्किल है, टास्क ए करने का जो स्किल है, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक ही काम मैं बार बार कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा प्रैक्टिस भी हो रहा है एंड परफेक्शन भी बहुत आ रहा है। ठीक है, एंड एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है, सेविंग ऑफ टाइम। आप ही सोचो, मैं टास्क ए को इतना बार कर चुका हूँ, तो किसी और से मैं उस टास्क को बहुत जल्दी कर लूँगा, तो टाइम तो सेव होगा ही। एंड जो कॉम्प्लेक्स टास्क है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एक साथ 5 वर्कर्स वो काम कर रहा है, पहले एक वर्कर करता था, तो इसीलिए जो टाइम का सेविंग है वो हो रहा है। ठीक है, टाइम सेविंग हो रहा है। द फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेंशन एंड मशीनरी। फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेंशन एंड मशीनरी। फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेंशन एंड मशीनरी मतलब क्या है? मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको आपको क्या करना चाहिए? उसको आपको छोटा छोटा स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए, एंड देन इट विल बी इजियर। आपका डिज़ाइन इजी हो जाएगा, आपका जो सिंपल टास्क आप जो मशीनरी से परफॉर्म करोगे वो थोड़ा सा इजियर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 आ जाओ, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ वर्कर्स। ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या है? मतलब ये है, वर्कर जो भी काम अच्छे तरीके से कर सकता है उसको वही काम दो, सिर्फ डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं, उसको वो काम दे दो। तो डिवीजन ऑफ वर्क यही करता है, जो वर्कर जो काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है उसको वही काम दिया जाता है। सो इसीलिए बोल रहा है कि ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब उससे अच्छा वो काम कोई और नहीं कर सकता है, तो वो काम उसको ही दिया जाता है बार बार। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे जो उसका एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होता है, एंड जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन मैक्सिमम एफिशिएंसी से वो गुड्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है
कि राइट पर्सन इज पुट इन द राइट जॉब फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, ये इंश्योर करता है ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ वर्कर्स। इसके बाद आ जाओ रिड्यूस्ड ट्रेनिंग टाइम एंड कॉस्ट। देखो इसका मतलब क्या है, पहले जब आपको पूरा काम करना पड़ता था तो पूरा काम का जो प्रोसेस उसके बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाता था, उसके बारे में आपको समझा दिया जाता था। मगर अभी आपको सिर्फ अलॉट क्या हुआ है, सिर्फ आपको अलॉट हुआ है टास्क ए। सो अभी आपको सिर्फ टास्क ए के बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा, सिर्फ टास्क ए को समझा दिया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो ट्रेनिंग का टाइम है एंड ट्रेनिंग का कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो रहा है, वो भी रिड्यूस हो रहा है डिवीजन ऑफ लेबर के वजह से। तो इसके बाद आ जाओ इंक्रीज्ड इन प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। तो हम लोग ये देखे थे कि स्पेशलाइज्ड वर्कर के पास हर एक काम जाता है जो उसमें स्पेशलाइज्ड है। ओके, सो कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, टाइम सेट, better technology results in a massive increase in output per worker, leading to cheaper goods for consumers and greater economic growth। मतलब वो स्पेशलाइजेशन, वो टाइम सेविंग, बेटर टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ किस में इफेक्ट कर रहा है, आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज हो रहा है। मतलब हर एक वर्कर का जो आउटपुट पहले होता था उससे अभी ज़्यादा हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एंड गुड्स चीपर हो रहा है। पहले से गुड्स का जो कॉस्ट है वो घट रहा है एंड ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट। मटेरियल्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? देखो मटेरियल्स मैनेजमेंट ये क्या है, एक सर्विस फंक्शन है। जो सर्विस फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड फिनेंस की तरह ही सेम इम्पोर्टेंस है जिसका इम्पोर्टेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड फिनेंस की तरह ही है। देखो आप अगर प्रॉपर क्वालिटी और मटेरियल्स अगर आप सप्लाई करोगे वो आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स दैट इज क्वालिटी जिसका हाई है, जिस प्रोडक्ट का, वो अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहोगे तो आपका मटेरियल्स का क्वालिटी और हाई क्वालिटी मटेरियल्स का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। सो आप अगर मटेरियल्स का वेस्टेज अवॉइड करोगे तो आपको कॉस्ट कंट्रोल, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल होगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। अभी देखो इम्पोर्टेंस क्या क्या है मटेरियल्स मैनेजमेंट का, एक इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो हम देखेंगे। अभी हम देखेंगे मटेरियल्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। आप अगर मटेरियल कॉस्ट को लो करोगे, रिड्यूस करोगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा एंड वो भी एक रीजनेबल लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो अगर आपका जो इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है वो अगर आप रिड्यूस कर पाओगे, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओगे। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स आपका इनडायरेक्ट मटेरियल का जब कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है तब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। सो आप इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट को रिड्यूस अगर करोगे, तो आप अगर इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट को रिड्यूस अगर कर पाओगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ द इक्विपमेंट इज
प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। देखो इक्विपमेंट इधर क्या होगा, प्रॉपरली यूटिलाइज्ड होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपका अगर मटेरियल्स मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको जो इक्विपमेंट्स है उसको खाली नहीं बैठना पड़ेगा, उसको खाली नहीं बैठना पड़ेगा ड्यू टू लेट सप्लाई ऑफ मटेरियल, क्योंकि आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आपका हर वक्त मटेरियल्स अवेलेबल रहता है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, सो इसके बाद आ जाओ, द लॉस ऑफ डायरेक्ट लेबर इज अवॉइडेड। क्योंकि अगर आपके पास हर वक्त मटेरियल अवेलेबल होगा तो आप हर वक्त प्रोडक्शन करोगे, एंड प्रोडक्शन के लिए जो डायरेक्ट लेबर काम करता है वो हमेशा एंगेज रहेगा। उसका जो डायरेक्ट लेबर का जो वेजेस है वो आपका लॉस नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर खाली बैठेगा कि मटेरियल हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो हम थोड़ा सा अभी रेस्ट ले लेते हैं, तो ऐसा जब करेगा तो आपका डायरेक्ट वेजेस का कॉस्ट लॉस होगा। ठीक है, वो तो ऐसे ही देना पड़ेगा। तो मटेरियल्स मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो वो एम्प्लॉय, वो वर्कर कभी खाली नहीं बैठेगा, वो हर वक्त प्रोडक्शन करेगा एंड प्रोडक्शन में एंगेज रहेगा। इसके बाद आ जाओ द वेस्टेजेस ऑफ मटेरियल एट द स्टेज ऑफ स्टोरेज एज वेल एज देयर मूवमेंट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। सो वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एट द स्टेज ऑफ स्टोरेज मतलब क्या है, मतलब आप मटेरियल्स का मैनेजमेंट अगर आपका ठीक नहीं होगा तो मटेरियल्स आप बहुत सारा मटेरियल मंगा के एक जगह रख दोगे, एंड जब रख दोगे वो वेस्ट तो होगा ही, कि उतना आपका प्रोडक्शन पर्पस में यूज नहीं होता है। ठीक है, सो मटेरियल्स मैनेजमेंट क्या करता है, मटेरियल्स मैनेजमेंट ये वेस्टेज को रोकता है, एंड आपका जो जितना आपका स्टोरेज है, जितना आपका नीड है, जितना आपका डिमांड है, वही क्वांटिटी सिर्फ आपका मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी रहता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, इससे आपका वेस्टेज जो है वो बहुत रिड्यूस होता है। तो इसके बाद आ जाओ, द सप्लाई ऑफ मटेरियल्स इज प्रॉम्प्ट एंड लेट डिलीवरी इंस्टेंसेस आर ओनली फ्यू। ठीक है, एंड द इन्वेस्टमेंट्स on materials are kept under control as under and overstocking is avoided। एंड मटेरियल्स पे आप अगर देखो, आप अपना पैसा को मटेरियल्स पे इन्वेस्ट करोगे, कैसे करोगे, मटेरियल्स को परचेस करके। तो मटेरियल्स मैनेजमेंट ये बोलता है कि जितना भी मटेरियल आपका रिक्वायरमेंट है उतना ही सिर्फ आप उसमें इन्वेस्ट करो, ज़्यादा मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि जितना जितना मटेरियल प्रोडक्शन में लगेगा उससे अगर एक्सेस होगा मटेरियल अवेलेबिलिटी सो वेस्ट होगा, एंड उस पर्टिकुलर जो मटेरियल पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो भी क्या होगा, वो भी आपका लॉस हो जाएगा। सो मटेरियल्स मैनेजमेंट ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट करो ऐसा मटेरियल के ऊपर जो प्रोडक्शन पे आए, जो प्रोडक्शन पे लग जाए पूरा। ठीक है, तो अभी आ जाओ नेक्स्ट, congestion in the stores and at different stages of manufacturing is avoided। congestion का मतलब क्या है, congestion का मतलब है आपका इकट्ठा होना। तो स्टोर्स पे बहुत सारा मटेरियल एक साथ पड़ा हुआ है, एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे बहुत सारा मटेरियल्स पड़ा हुआ है। ये चीज़ को अवॉइड करने में हेल्प करता है हम लोगों को कौन सा मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट। आपका अगर मटेरियल्स मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपको ये जो स्टोर से डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इस पे आपका ज़्यादा मटेरियल पड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, सब कुछ यूज हो जाएगा। ओके, सो अभी आ जाओ, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट इज वैल्यू एनालिसिस, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस। देखो वैल्यू एनालिसिस क्या है, वैल्यू एनालिसिस आपका हेल्प करता है इम्प्रूव करने में। कौन सा चीज़ इम्प्रूव करने में, इंक्रीज द
इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है उसका वैल्यू इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो सर्विस हो सकता है, और प्रोसेस भी हो सकता है। उसका जो वैल्यू है वो इम्प्रूव करने में ये मदद करता है, जो वैल्यू एनालिसिस। एंड इम्प्रूव तो करना है मगर क्वालिटी सेक्रीफाइस करके नहीं, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस करके नहीं। सो एक ही बार में अगर हम बोलेंगे कि वैल्यू एनालिसिस क्या है, तो वैल्यू एनालिसिस एक सिस्टमेटिक फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है जो क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को सेक्रीफाइस ना करके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस का इम्प्रूव करता है वैल्यू। इसी को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू एनालिसिस। वैल्यू एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है, देखो प्रोसेस नंबर 1, इंफॉर्मेशन फेज। देखो पहला जो आपका प्रोसेस है वो है आपका इंफॉर्मेशन फेज। इंफॉर्मेशन फेज क्या होता है, इंफॉर्मेशन फेज मतलब आपका डेटा कलेक्शन फेज। सो ये फेज में आप देखते हो कि करंट सिचुएशन क्या है किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, सर्विस का, प्रोसेस का। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। आपको स्पेसिफिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से देखना है। सो आपके पास अगर सब कुछ इंफॉर्मेशन आ जाए जो रेलिवेंट है, एंड इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड, आपके पास मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का अगर कॉस्ट आ जाए, क्वालिटी रिपोर्ट्स आ जाए, प्रोडक्शन ड्राइंग्स, क्वांटिटीज यूज्ड, कॉम्पिटिटर डेटा, अगर सब कुछ आ जाए तो ये सब कुछ आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। कौन सा फेज पर, इंफॉर्मेशन फेज पर। और यही तो है वैल्यू एनालिसिस का प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप। आपको क्वालिटी भी ठीक ठाक रखना है, आपको मटेरियल कॉस्ट जानना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट कितना है जानना पड़ेगा, ओवरहेड कितना है जानना पड़ेगा। ओके, एंड कॉम्पिटिटर का डेटा भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सपोज ₹20 में किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, एंड आपका कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को ₹19 पे सेल कर रहा है मार्केट पर, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका ही तो सेल इंक्रीज होगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट कैसे आपसे कोई ₹20 में खरीदेगा, जबकि आपका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट को कस्टमर को ₹19 में दे रहा है। ओके, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन फेज। अभी आ जाओ फंक्शन एनालिसिस फेज। फंक्शनल एनालिसिस में क्या आपका गोल है, आपका गोल है कि एसेंशियल जो ओर्थ है प्रोडक्ट का वो डिटरमाइन करना, एंड कॉस्ट को डिटरमाइन करना कि कितना कॉस्ट है। इसके बाद देखो फेज नंबर 3 आपका क्या है, क्रिएटिव फेज। मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव वेज टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शन। आपको बहुत सारा बेसिक फंक्शन, आपको बहुत सारा वेज फाइंड करना है जो उस बेसिक फंक्शन को मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज में परफॉर्म कर सके। तो बहुत सारा आपको वेज फाइंड आउट करना है, ये ज़रूरी है। इसके बाद आ जाओ नंबर 4, इवैल्यूएशन फेज। इवैल्यूएशन फेज क्या होता है, मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड प्रैक्टिकल आइडियाज फॉर डेवलपमेंट। इसको आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा आइडिया आपके नज़र से मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट प्रैक्टिकल लग रहा है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपका है इवैल्यूएशन फेज। आप इवैल्यूएट करो, उसके बाद सिलेक्ट करो, जिसका कॉस्ट सेविंग होगा, रिलायबिलिटी होगा, पोटेंशियल है जिसमें, तो आप वही सिलेक्ट करोगे ना। इसके बाद आ जाओ
development phase, that is investigate, to refine and substantiate the chosen alternatives into workable solutions। मतलब जिसको आप सिलेक्ट करे हो, अगर आपको ये लग रहा है कि उसको और भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसको और भी आप ज़्यादा अच्छे बना सकते हो, तो करो, डेवलप करो। ओके, तो ये हो गया डेवलपमेंट फेज। कोई भी अगर दिक्कत होगा तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर कमेंट करना, ठीक है। तो इसके बाद आ जाओ नंबर 6, रिकमेंडेशन फेज, to formally present the findings and secure approval for implementation. Prepare a clear, persuasive report and presentation detailing the proposed value improvement, comparing the old versus new design, the required investment, and the calculated net cost saving। Okay, तो क्या क्या चीज है इधर देखो, वैल्यू इंप्रूवमेंट कितना हुआ, कंपेयरिंग द ओल्ड वर्सेस न्यू डिजाइन, ओल्ड के साथ न्यू डिजाइन को कंपेयर तो करो, कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एंड नेट कॉस्ट सेविंग कितना हो रहा है, रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन किस चीज के लिए, रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन भी आपको क्लियर रखना है। एंड अभी आ जाओ नंबर 7, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप फेज, to execute the changes and ensure the intended results are achieved. Execute the approved changes into production or the system. A follow up is conducted. फॉलो अप करना बहुत ही जरूरी है। फॉलो अप इज conducted after a set period of measure and variety that the actual cost saving and performance improvement meet the original projections। ओके, सो आपको इम्प्लीमेंटेशन तो करना है, जो भी आप प्लानिंग करते हो, जो भी आप मानते हो कि हमें ये करना है, इससे बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगा, तो जो भी आप इम्प्लीमेंट करते हो उसको आपको ये तो देखना है इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हो रहा है, तो फॉलो अप तो लेना है ना। तो इसीलिए इस फेज का नाम क्या है, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप फेज। इसके बाद आ जाओ डिस्कस द नीड ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, दैट इज पीपीसी। आपका जो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का नीड क्या है, क्यों करते हो ऐसा, एंड डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड्स। प्रोडक्शन मेथड्स का वेरियस टाइप्स भी आपको बोलना है, एंड क्यों प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हो वो भी आपको बोलना है। ओके, सो नंबर वन optimal resource utilization, that is PPE, that is PPC, that is product planning and control, is essential for making the best use of company's limited resources। that is first आपका जो limited resource क्या है, materials है। it ensures the right raw materials are procured at the right time। ये क्या इंश्योर करता है, राइट रॉ मटेरियल, मतलब आपको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको ठीक समय पे मिल जाए, ये इंश्योर करता है, ठीक है। सो एंड इन द राइट क्वांटिटी भी ठीक होना चाहिए, प्रिवेंटिंग कॉस्टली स्टॉक आउट्स और ओवर स्टॉक, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये तो सब कुछ आपको करना है, किंतु आपको दोनों चीज ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है, दोनों चीज, कि स्टॉक आउट्स अगर ना हो जाए, आप इतना कम ऑर्डर देते हो कि स्टॉक हमेशा खत्म हो जाता है, तो ऐसा अगर ना हो, ओवर स्टॉकिंग अगर ना हो जाए, मतलब कि स्टॉक पड़ा हुआ है फिर भी आप मंगाते रहते हो, तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगा। तो ये अगर ना हो, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट मैन पावर, इट हेल्प्स इन शेड्यूलिंग labor efficiently, avoiding excessive idle time
and preventing capacity overload, leading to better productivity and morale. Okay. मतलब ये जो मैन पावर है ना, मतलब मैन पावर जो है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है आपको, ये भी पीपीसी का नीड है, क्योंकि वो लेबर का जो शेड्यूल है काम करने का वो एफिशिएंटली मैनेज किया जाएगा, वो एफिशिएंटली उसको सेट कर दिया जाएगा। एंड एंड जो एंड आप अगर एम्प्लॉय को एफिशिएंटली शेड्यूल कर दोगे तो आपका जो एक्सेसिव आइडल टाइम मतलब क्या है, जिस टाइम पर लेबर आपका काम नहीं करता है मगर उस टाइम के लिए भी लेबर को आपको पेमेंट करना पड़ता है, ये है आपका लाइब्रेरी, ये है आपका आइडल टाइम। मतलब जैसे कि लेबर फैक्ट्री गेट से फैक्ट्री तक घुस रहा है, वो जो टाइम का जो वेस्टेज हो रहा है, और प्रोडक्शन करने के लिए अगर मशीन को सेटअप करना पड़ता है, वो उसके लिए जो टाइम लगता है, ये सब कुछ आपका आइडल टाइम है। मतलब क्या है, एम्प्लॉय तो वर्कर तो उधर खाली बैठा हुआ है, मतलब उसके लिए भी इसको पैसा मिलेगा। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, cost reduction and efficiency. A well executed PPC system directly impacts the bottom line by controlling and reducing operational costs. Minimizing cost को पहले minimize तो करो। By planning and process and controlling the execution, PPC reduces scrap, rework and waste of materials. पीपीपी क्या करता है, पीपीसी आपका स्क्रैप को रिड्यूस करता है, नेटवर्क को रिड्यूस करता है एंड वेस्ट ऑफ मटेरियल रिड्यूस करता है। इसके बाद आ जाओ, क्योंकि आप ही सोचो, आप अगर वेस्ट को मिनिमाइज नहीं करोगे तो आप कैसे प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल ला पाओगे। तो इसके बाद आ जाओ लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आप अगर एफिशिएंटली रिसोर्स को यूटिलाइज करोगे सो वेस्ट तो मिनिमाइज होगा, एंड वेस्ट मिनिमाइज जब होगा ये आपका कॉस्ट को लोअर करने में मदद करेगा, ये आपका कॉस्ट को लोअर करने में मदद करेगा। इसके बाद आ जाओ नंबर 3, मीटिंग कस्टमर कमिटमेंट्स। कस्टमर को क्या कमिट करते हो कि हम ऑन टाइम डिलीवरी देंगे एंड क्वालिटी कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। जो क्वालिटी में आप किसी भी प्रोडक्ट को मंगाते हो उसी क्वालिटी में आपको वो प्रोडक्ट दिया जाएगा, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा एंड ऑन टाइम आपको डिलीवरी मिलेगा, लेट नहीं होगा। इसके बाद आ जाओ नंबर 4, enhanced decision making. That is, PPC provides the vital data and structure needed for informed management decision. That is forecasting demand forecast करना है कि कितना डिमांड होगा, तो ये फोरकास्ट तो करना है। ओके, इट स्टार्ट्स विथ फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर में कितना डिमांड होगा फोरकास्ट करो। विच गाइड्स परचेजिंग, तो डिमांड अगर इतना होगा आप एस्टिमेट किए हो तो उसके ऊपर बेस करके आप परचेस करोगे, उसके ऊपर बेस करके आप प्लानिंग करोगे, उसके ऊपर बेस करके आप फिनेंशियल प्लानिंग करोगे एंड इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अभी आ जाओ आपका visibility and control. Continuous monitoring and control activities provide real-time visibility into the production, that is floor, allowing managers to quickly identify and correct a deviation from the plan. Okay,
सो इसके बाद आ जाए स्ट्रैटेजिक बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक बेनिफिट, बियॉन्ड द इमीडिएट ऑपरेशनल गेन्स पीपीसी कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ओके, सो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी आ जाओ। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी क्या बोल रहा है? स्ट्रीमलाइंड, synchronized and well managed operations result in higher output and overall efficiency। ठीक बात बोला है, सही बात बोला है कि आप अगर आपका जो वेल मैनेज्ड अगर ऑपरेशंस होगा, सो रिजल्ट क्या होगा? हायर आउटपुट, आउटपुट ज़्यादा होगा एंड ओवरऑल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। Inventory management, that is, it is fundamental, it is foundational to implementing advanced inventory strategies like just in time manufacturing by closely synchronized material supply with production needs। okay, so inventory management क्या बोल रहा है? ये तो आपका फाउंडेशनल है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि इसका भी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो जस्ट इन टाइम की तरह ही है। इन ए सेंस प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज नेसेसरी बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म्स ए chaotic reactive process into a predictable, measurable and highly efficient system, ensuring the right product is made at the right time, in the right quantity, and the optimal cost। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का गोल क्या है? ओके, तो देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल सिस्टम ऑफ टास्क। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फॉर्मल सिस्टम है जिससे हर एक एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल, कोऑर्डिनेट्स एंड हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट्स किया जा सकता है, जिससे हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फॉर्मल सिस्टम है जिससे हर एक एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल, कोऑर्डिनेट्स, मोटिवेट्स किया जा सकता है एंड जिससे हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है वो अचीव कर पाए। इसके बाद देखो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले देखो क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का और एक नाम है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दिस इज द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड कॉमन स्ट्रक्चर। ये कॉमन स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, यही कौन सा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसका शेप है पिरामिड की तरह। इसका शेप है पिरामिड की तरह, मतलब एक पिरामिड में ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को शो किया जाता है। तो इसका जो शेप है वो पिरामिड की तरह है एंड एम्प्लॉय को ऐसे ग्रुप किया जाता है जिस फील्ड पे वो स्पेशलाइज्ड हो। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय, अगर उसका मार्केटिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, उसका मार्केटिंग के बारे में बहुत एक्सपीरियंस है, किसी का फिनेंस में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो जिसका मार्केटिंग में है उसको मार्केटिंग का काम दिया जाए। जिसका फिनेंस में इंटरेस्ट है, फिनेंस में एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है, उसको फिनेंस में काम दिया जाए। ऐसे हर एक एम्प्लॉय को ग्रुप किया जाता है उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के तौर पर। उसका जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, ये सबके ऊपर बेस करके हर एक एम्प्लॉय को ग्रुप किया जाता है। इसके बाद देखो डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट सेमी ऑटोनोमस यूनिट्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। ईच डिवीजन
ईच डिविजन ऑपरेट्स लाइक ए स्मॉलर कंपनी एंड हर एक डिविजन एक स्मॉल कंपनी की तरह ऑपरेट किया जाता है। ओके तो जैसे कि एक होता है मार्केटिंग डिवीजन, एक होता है फिनेंस डिवीजन। सो मार्केटिंग डिवीजन कॉम्प्लीटली अलग तरीके से ऑपरेट किया जाता है एंड फिनेंस डिवीजन कॉम्प्लीटली अलग तरीके से ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि प्रोडक्ट डिवीजन को अगर हम देखेंगे, प्रोडक्ट डिवीजन का क्या है, एक कंपनी लैपटॉप भी सेल कर सकता है, फोन्स भी सेल कर सकता है, टैबलेट भी सेल कर सकता है। जियोग्राफिकल अगर डिवीजन देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में उसका कोई आउटलेट है एंड यूरोप में भी उसका कोई आउटलेट और ब्रांच हो भी सकता है। तो ये हो गया आपका जियोग्राफिकल डिवीजन। एंड कस्टमर और मार्केट सेगमेंट क्या होता है, देखो कंपनी का एक डिवीजन रिटेल कस्टमर के लिए है तो और एक डिवीजन बिजनेस क्लाइंट्स के लिए है, जो बिजनेस क्लाइंट के साथ किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बिजनेस क्लाइंट्स के साथ डील किया जाता है, उस डिवीजन पर बातें किया जाता है उस डिवीजन पर। एंड कस्टमर रिटेल कस्टमर के लिए एक और डिवीजन है जहां पर रिटेल कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। ये हो गया आपका कस्टमर और मार्केट सेगमेंट। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या है, दिस स्ट्रक्चर combines the functional and प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। एम्प्लॉइज हैव ए डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आंसरिंग टू, किसको आंसर देना पड़ता है, एक आंसर देना पड़ता है आपको फंक्शनल मैनेजर को एंड दूसरा आंसर देना पड़ता है किसको, प्रोडक्ट मैनेजर को। ठीक है, तो एम्प्लॉय को डुअल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के तौर पर ये दोनों को आंसर करना पड़ता है। इसके बाद आ जाओ फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर को हम और भी एक तरीके से बोल सकते हैं, ये हॉराइजॉन्टल स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। सो फ्लैट स्ट्रक्चर को हम और हॉराइजॉन्टल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो कॉमन इन स्टार्टअप्स, मतलब क्या है, फ्लैट और हॉराइजॉन्टल स्ट्रक्चर स्टार्टअप जो है ना, स्टार्टअप बिजनेस उस पे कॉमन है। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है उस पे ये कॉमन है। एंड इन दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, मिनिमाइज करता है और एलिमिनेट्स करता है मिडिल मैनेजमेंट लेयर्स। मैनेजमेंट का जो मिडिल लेयर्स है उसको ये स्ट्रक्चर मिनिमाइज और एलिमिनेट्स करता है। तो अभी आ जाओ इसके बाद जो इसका जो 10 का जो दूसरा पार्ट था, दैट इज बी पार्ट, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का गोल क्या है, देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही देखे थे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का गोल क्या है, एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल करके, कोऑर्डिनेट्स करके, उसको मोटिवेट करके कंपनी का ओवरऑल जो गोल है वो अचीव करना, यही है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, फर्स्ट है क्लैरिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हर एक इंडिविजुअल को, हर एक डिपार्टमेंटल को उसका जो रोल्स है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको समझा देता है एंड किसी भी कॉन्फ्यूजन को एलिमिनेट्स करता है एंड क्रिटिकल टास्क को हर एक एम्प्लॉय के ऊपर असाइन करता है, उसका नॉलेज उसका एक्सपीरियंस सबके ऊपर बेस करके। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या है, अब देखो, अब अगर कोई भी एक्शन करो, कोई भी काम करो, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना जरूरी है। ठीक है, तो कंपनी जब भी कोई एक्शन लेता है, अगर वो कंपनी विद स्ट्रैटेजी वो एक्शन लेगा तो वो एक्शन बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो द स्ट्रक्चर मस्ट बी डिजाइन, स्ट्रक्चर को डिजाइन होना है। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिस स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है उसको सपोर्ट दिया जाए। ए स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट डिवीजन,
अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग डिवीजन है, उसको भी सपोर्ट दिया जाए, ऐसा स्ट्रक्चर होना जरूरी है। एंड सपोर्ट्स स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। अभी आ जाओ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड रिसोर्स यूज। कैसे आप एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करोगे एंड रिसोर्स को कैसे आप प्रॉपरली यूज करोगे, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ही ऑब्जेक्टिव है। सो देखो आपको क्या करना है, डिवाइड एंड ग्रुप करना है। किसको? हर एक वर्क को डिवाइड कर देना है। किसके बीच डिवाइड करोगे? डिवाइड करोगे आप स्पेशलाइज्ड जो एम्प्लॉयज है, एक्सपीरियंस्ड जो एम्प्लॉयज है, उसके बीच में आपको डिवाइड करना है, ग्रुप करना है हर एक काम को। तो इसमें से क्या होगा, इससे आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, इससे आपको डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्स का अवॉइडेंस देखने को मिलेगा, रिसोर्स का डुप्लीकेंस नहीं होगा। एंड ये जो डिवीजन वो इंश्योर करता है कि हर एक काम आपका एफिशिएंटली होगा, एफिशिएंटली कंप्लीट होगा, क्योंकि हर एक काम को उस फील्ड पर जो भी इंडिविजुअल है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है एंड बहुत ही एफिशिएंट है। तो हर एक काम उसको ही दिया जाता है जो उस फील्ड पे बहुत साल से है। तो काम हर एक काम बहुत ही एफिशिएंटली होगा। एंड आपका रिड्यूस होगा क्या? एंड आपका रिड्यूस हो जाएगा बजट, मतलब आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ, इसके बाद इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। इट एस्टैब्लिशेस द फॉर्मल चैनल फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो। फॉर्मल चैनल फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो मतलब क्या है? दैट इज आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इससे आपको क्या मदद मिलता है? इससे आपको किसी भी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। एंड आप ही सोचो, अगर कम्युनिकेशन फास्ट होगा, कोई भी डिसीजन आप फास्ट ले पाओगे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है। तो इसके बाद आ जाओ नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ये बोल रहा है आपका कि आपका ऑथोरिटी होना चाहिए एंड आप जिस भी काम कर रहे हो, सो इन हर एक इंडिविजुअल एंड हर एक टीम को उस काम के लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि आप किसी भी काम के लिए अगर आपके पास ऑथोरिटी है, सो आप उस काम के लिए अकाउंटेबल रहोगे। क्योंकि ऑथोरिटी जब आपके पास है, तो आप अगर वो परफॉर्मेंस, वो टास्क अगर आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो आप ही अकाउंटेबल होंगे। तो ऑथोरिटी ज़रूरी है, और हर एक परफॉर्मेंस, हर एक टास्क के लिए हर एक इंडिविजुअल एंड टीम को अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव है किसका? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ये भी ऑब्जेक्टिव है। मतलब कुछ अगर गलती होगा तो जो गलती किया वो अकाउंटेबल रहेगा उस गलती के लिए, क्योंकि ऑथोरिटी दिया गया है तो काम अच्छे से करना होगा, नहीं तो आप ही अकाउंटेबल होंगे। तो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज लॉजिस्टिक? लॉजिस्टिक क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लॉजिस्टिक एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट? लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। लॉजिस्टिक इज ए वाइटल स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, किसका? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, जो फोकस करता है फिजिकल फ्लो, स्टोरेज, हैंडलिंग कॉस्ट, सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन में जो फोकस करता है। ठीक है, आप ही सोचो, अगर आप स्टोरेज पे फोकस करोगे, हैंडलिंग ऑफ गुड्स पे फोकस करोगे, तो आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा ना। एंड कॉस्ट रिड्यूस करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कॉस्ट अगर जब आप रिड्यूस करोगे तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आ जाओ बेनिफिट्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। बेनिफिट्स क्या है?
फास्ट बेनिफिट्स है कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंसी, दैट इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन कैसे होगा? देखो कॉस्ट रिडक्शन आप अगर नेगोशिएट करोगे, नेगोशिएटिंग बेटर रेट्स, आप अगर अच्छे से नेगोशिएट करोगे हर एक रेट्स को, आप अगर एफिशिएंट वेयर हाउसिंग करोगे, मतलब क्या है, मतलब आप वेयर हाउस को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, सो वेयर हाउस का जो रेंट है उससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है पर यूनिट का वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वेयर हाउस का जो रेंट है उसका जो कॉस्ट है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो एंड रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट, मतलब क्या है, मतलब आपका जो लेबर है ना, लेबर का जो वेजेस देना पड़ता है उसका भी कॉस्ट को रिड्यूस करना, एंड स्टोरेज कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो आप ही सोचो, इतना सारा कॉस्ट को अगर आप रिड्यूस करोगे, अगर आप प्रॉपर नेगोशिएट करोगे बेटर रेट के लिए, तो आपका तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो तो रिड्यूस हो ही जाएगा। तो यही है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का जो फास्ट बेनिफिट, कि आपका ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है इसके मदद से। इसके बाद देखो इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन। इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है? आपको इन्वेंटरी को ऐसे मैनेज करके रखना है कि आपका स्टॉक आउट्स ना हो। सर स्टॉक आउट्स क्या है? स्टॉक आउट्स एक ऐसा सिचुएशन है जब आपके पास डिमांड तो बहुत है, मतलब हर एक कस्टमर वो प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, वो ऑर्डर भी दे चुका है, ऑर्डर दे भी रहा है, मगर आपके पास जो आप सेल करोगे ना, आपके पास स्टॉक ही नहीं है। ऑर्डर आ रहा है मगर आपके पास स्टॉक नहीं है, तो ये है स्टॉक आउट्स पोजीशन। एंड इसका उल्टा है ओवर स्टॉकिंग, मतलब डिमांड तो नहीं है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, मगर आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, एंड बहुत सारा स्टॉक अगर पड़ा हुआ रहेगा उसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट होगा ना। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ये बोलता है कि मटेरियल्स को ऐसे मैनेज करना है कि स्टॉक आउट्स एंड ओवर स्टॉकिंग कोई भी सिचुएशन अराइज ना हो, ठीक है। तो इसके बाद आ जाओ एनहांस्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो हर एक बिजनेस पे, हर एक कंपनी पे कस्टमर ही सब कुछ है। कस्टमर है तो बिजनेस है, कस्टमर है तो कंपनी है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो आप ही सोचो, आपका प्रोडक्ट रिलायबल है, आपका प्रोडक्ट जब एक्यूरेट है, आप जब टाइम टू टाइम डिलीवरी कर रहे हो, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आपका सर्विस में ट्रांसपेरेंसी है, सो कस्टमर तो ऐसे ही सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तो कस्टमर तो सब कुछ अच्छा सर्विस पा रहा है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब चीज़ करना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपको ये भी बोलता है कि ये सब चीज़ें करो जिससे आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। अभी देखो इसके बाद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब क्या है? मतलब देखो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपका खुद का कंपनी को किसी और के कंपनी से अगर आगे ले जाना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करेंगे सर? आपको डिलीवरी फास्ट देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान के पास आज का डेट में टाइम ज़्यादा नहीं है, तो फास्ट डिलीवरी देना ज़रूरी है। जिसके लिए देखो ना, ब्लिंकिट जो है ना, 8 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर डिलीवरी कर रहा है, तो ब्लिंकिट तो चल रहा है अच्छा से ही। तो आज का डेट में हर एक इंडिविजुअल को सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है, तो फास्ट डिलीवरी दो। लोअर शिपिंग कॉस्ट रखो, मतलब क्या है, आप डिलीवरी करोगे मगर डिलीवरी जो कॉस्ट है ना वो लो होगा।
तो इससे ही तो आपका बिजनेस और आपका कंपनी दूसरा कंपनी से आगे जाएगा। इससे ही तो आप कॉम्पीट कर सकोगे वो कंपनी से। तो यही आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपको यही बोलता है कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी। मतलब क्या है? मतलब लॉजिस्टिक सिस्टम ये बोलता है कि आप आपका बिजनेस को एक्सपेंड करो एंड जो डिमांड आ रहा है मार्केट पे वो डिमांड को मीट करो और डिमांड को बढ़ाओ। एंड वो डिमांड को लेकर आप एंट्री करो। किसमें एंट्री करोगे? जियोग्राफिक मार्केट पे। मतलब न्यू लोकेशन में मार्केट को तैयार करो एंड न्यू लोकेशन पे एंट्री करो एंड इंश्योर द कॉन्सिस्टेंट। एंड आपका ये काम कॉन्सिस्टेंसी से होना चाहिए। आपको कॉन्सिस्टेंट रहना है एंड टाइम टू टाइम आपको सप्लाई देना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, जिससे टाइम टू टाइम सप्लाई लेने से किसका सप्लाई लेंगे? रॉ मटेरियल का सप्लाई लेंगे। तो जिससे आपका प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सर, प्रोडक्शन का वॉल्यूम इंक्रीज होने से मतलब क्या है? प्रोडक्शन देखो ना, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो आप सेल ज़्यादा करोगे एंड सेल ज़्यादा होगा तो शायद प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो यही रिलेशन है। ओके, तो अभी आ जाओ नेक्स्ट देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एडवांटेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये बोलता है कि कस्टमर का वैल्यू को मैक्सिमाइज करो, कस्टमर को अच्छे से रखो एंड तभी आपका अचीव हो पाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर को अच्छे से रखो, तभी आपका अचीव हो पाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो फर्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी। ये पहले भी हम बोल चुके हैं कि प्रोक्योरमेंट दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम कर दो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर दो एंड नेगोशिएट करो सप्लायर से कि हमको थोड़ा सा कम पैसे में रॉ मटेरियल सप्लाई करो। रिड्यूस करो वेस्ट को। वेस्ट अगर रिड्यूस होगा, आप नेगोशिएट करके सप्लायर से कम पैसे में सप्लाई लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा, तो ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ जाएगा ना। एंड ओवरऑल कॉस्ट अगर रिड्यूस हो जाएगा तो हम कस्टमर को भी बहुत कम पैसे में वो प्रोडक्ट को दे सकेंगे। तो यही हो गया आपका कॉस्ट रिडक्शन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यही बोलता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करो तो कस्टमर को भी हम कम पैसे में वो प्रोडक्ट दिला सके, कस्टमर जिससे सेटिस्फाई हो सके। इसके बाद आ जाओ इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन। इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? डिमांड को आप फोरकास्ट करो। मतलब क्या है? मतलब डिमांड कितना होगा इसको पहले से ही आप फोरकास्ट कर लो, तो उसके ऊपर बेस करके प्रोडक्शन करो। आप रॉ मटेरियल का ऑर्डर दो जिससे आपका स्टॉक आउट सिचुएशन ना अराइज हो एंड एक्सेसिव इन्वेंटरी भी आपके पास ना रहे। जैसे कि जस्ट इन टाइम, मतलब जितना आपके पास ज़रूरी है, जितना रॉ मटेरियल का ज़रूरत है उतना ही मंगाइए, जितना प्रोडक्शन का ज़रूरत है उतना ही करें, ना थोड़ा ज़्यादा करें ना थोड़ा कम करें। ठीक है, तो इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन ये भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेनिफिट्स है। इसके बाद आ जाओ एनहेंस्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कैसे करोगे? पहले ही देखे थे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पर। कस्टमर को रिलायबिलिटी होना चाहिए, डिलीवरी फास्ट होना चाहिए एंड डिलीवर्ड ऑन टाइम टू टाइम एंड ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, तो ही कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका। अभी आ जाओ नेक्स्ट, इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करोगे? आपको पोटेंशियल जो डिसरप्शन है ना, जो बैरियर से, डिसरप्शन से, ऑब्स्टेकल से, उसको आपको फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि लाइक नेचुरल डिजास्टर्स, सप्लायर फेलियर्स। आप ही सोचो, अगर आप जिससे सप्लाई लेते हो रॉ मटेरियल का,
वो लेट कर रहा है, वो ठीक से सप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो आप सप्लायर को चेंज कर लो, दूसरा कोई सप्लायर को ले लो, दूसरा कोई सप्लायर से रॉ मटेरियल का ऑर्डर देकर खरीद लो रॉ मटेरियल। तो आपको आपका क्या दिक्कत हो रहा है वो पहले से आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद आपको कुछ बेटर प्लान बनाना है, जिससे जिससे वो जो बैरियर्स है उससे आप ओवरकम कर सके। तो इसमें भी कौन हेल्प करता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बेस करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें भी हेल्प करता है। तो अभी आ जाओ लास्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो हमने पहले भी बोला था, आपको रिएक्ट करना है क्विकली टू सडन चेंजेस इन द मार्केट डिमांड और कस्टमर ट्रेंड्स। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आप अगर जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे, आप अगर जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे में जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर कोई और रिएक्ट कर लेगा। सपोज मार्केट पे कोई नया प्रोडक्ट का डिमांड आ रहा है कस्टमर के तरफ से, तो आप अगर उसमें रिएक्ट ना करके आप अगर उसको प्रोडक्शन उसका नहीं करोगे तो कोई और प्रोडक्शन कर लेगा उसका। जो प्रोडक्शन करेगा उसका बहुत सेल हो जाएगा, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको मार्केट में जो भी चेंज होगा तो उसके ऊपर बेस करके आपको बहुत ही क्विकली डिसीजन लेना है, क्विक रिएक्ट करना है, ठीक है। एंड ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एंड नया प्रोडक्ट्स आपको लाना है मार्केट में, जल्दी जल्दी लाना है, जिससे दूसरा कंपनी के आगे आपको लाना है, जिससे क्या होगा, जिससे आप कॉम्पीट कर सकोगे आपके कॉम्पिटिटर से, दूसरा कंपनी से, और एडाप्ट टू फ्लक्चुएशंस बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। मतलब मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है उसको एडाप्ट कर लो, उसको एडाप्ट कर लोगे तो अच्छा होगा। तो आप बेटर कंपटीशन कर पाओगे दूसरा कंपनी के साथ, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसमें भी हेल्प कर सकता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको इसमें भी हेल्प करता है। ओके, तो सक्सेसफुली हम लोगों ने पूरा पहले ईयर का जो 2024-25 का जो क्वेश्चन पेपर था पूरा सॉल्व कर लिया। एंड आपको अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, आपका कौन सा पार्ट पे डाउट है, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।